हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक IQ। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अरब सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। और एक और पार्ट इसका आएगा, पार्ट 3। उसमें हम इंडियन सोसाइटी को देखेंगे। ठीक है, मिडिवल एरा में किस तरीके से इंडियन सोसाइटी थी। तो आज अरब सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम मिडिवल एरा में। इससे पहले हमने पढ़ा था यूरोप के बारे में मिडिवल एरा में। ठीक, देखो, अरब आप सब जानते हो डेजर्ट का पेनिनसुला है। मैं आपको एक बार गूगल मैप से दिखा देता हूँ, एक सेकंड और भी क्लियर होएगा। वैसे तो आप जानते हो, बट जब एक बार पढ़ते समय मैप देख लिया जाए ना तो और बेटर तरीके से दिखता है वो। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये जूम आउट करके। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है ना, हम यहाँ रहते हैं। और ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये आप देख रहे हो, ये बीच का पेनिनसुला, ये यहाँ पे ओमान है, UAE है, सऊदी अरबिया है ना, सारी मुस्लिम कंट्री जो है बीच की, ये अरब पेनिनसुला कहलाती है। ठीक है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में आपका ईरान वगैरह है। ठीक है, नॉर्थ में तुर्की है। ठीक, चलो गोइंग बैक टू द टॉपिक। तो अरबियन पेनिनसुला क्या है, डेजर्ट का था। यहीं पे इस्लाम का फाउंडेशन हुआ है ना। तो उस जमाने में क्या होता था कि ज्यादातर जो अरब के लोग थे, उनको क्या कहते थे उस जमाने में, बेदोइंस थे वो लोग। बेदोइंस मतलब क्या, कैमल्स को, वो हर्ड्स को लेकर के वो वंडर करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, पेस्टोरल लाइफ जीते थे, है ना। और वही उनका मेन काम था। लेकिन साथ में कुछ एक चीजें जो डेजर्ट में उगती थी वो भी वो और यहाँ वहाँ बेच देते थे, जैसे डेट्स वगैरह है। ठीक, डेट्स मतलब खजूर वगैरह। ठीक, क्राफ्ट प्रोडक्शन तो था ही नहीं, एकदम लिमिटेड होता होगा कुछ। ट्रेड भी कुछ नहीं था क्योंकि रेगिस्तान है, क्या ट्रेड होना था, है ना। तो अर्बन डेवलपमेंट भी कुछ नहीं था। लेकिन 6th सेंचुरी के सेकंड हाफ में अचानक से इकोनॉमी में ना चेंज होता है। क्योंकि क्या हुआ उस जमाने में, रोमन्स और पर्शियंस, पर्शियन मतलब कौन, पर्शिया बोला जाता था ईरान को उस जमाने में। ठीक है, पर्शियंस इंडिया भी आए थे। आप जानते हो, अपने हिस्ट्री पढ़ा है पहले आपने जूनियर क्लासेस में, तो पर्शियंस इंडिया भी आए थे। और पर्शियंस इधर भी, तुर्की जो आज का है इस्तांबुल, ये जो इस्तांबुल है ना, वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी, आपकी ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल थी। तो आप देखो, यहाँ तक तो फैला ही हुआ था वो ईस्टर्न यूरोपियन एम्पायर, है ना। तुर्की पूरा उसके अंडर था। और ये जो पर्शिया का था, ईरान जो है, वो पर्शियन एम्पायर था यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी आपस में। ठीक है ना। तो जो ट्रेड था, वो ट्रेड कहाँ से होता था, वो ट्रेड होता था अफ्रीका अफ्रीका और आपका एशिया के बीच में होता है। एशिया मतलब क्या, चाइना, इंडिया, ये सब है ना, श्रीलंका वगैरह, यहाँ से सामान जाता था। तो वो कहीं ना कहीं वो कहाँ से होता हुआ जाता था, पर्शिया से होता हुआ जाता था, है। और हमसे पहुंच जाता था लैंड रूट से यूरोप में। ठीक है, और ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, उसका देखो अलेक्जेंड्रिया वगैरह जो है ना, इजिप्ट का, ये एरिया भी उनके अंडर था। नॉर्दर्न नॉर्दर्न जो पूरा एरिया था ना, नॉर्दर्न अफ्रीका का, वो भी आपके रोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, तो यहाँ आता था पूरा ट्रेड का सामान। तो इन लोगों ने देखा कि यार, ये पर्शिया से जब बनना बंद हो गई, पहले तो बनती थी, बनना बंद हो गई, तो इन लोगों ने क्या किया कि बेटर रहेगा कि जो रूट है वो चेंज, पर्शिया ना करके यहाँ से अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए वाया सी कर देंगे हम, है ना। इंडिया भेज देंगे वाया सी, और फिर वहां से एशिया में चल जाएगा, चाइना से भी हो जाएगा, ऊपर से इसका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अरेबिया को एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाती है ऑल ऑफ अ सडन, रोमन एम्पायर की और रोम और पर्शिया की लड़ाई की वजह से। ठीक, अब वहां पे क्या होता है, एक सेंटर था मक्का। मक्का जो था ना, वो ट्रेड रूट पे पड़ता था। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मक्का जो था, वहां का लोकल पिलग्रिमेज सेंटर भी था, काबा, वहां पे। ठीक, अब उस जमाने में अफ्रीका में ना बहुत सारे क्लैन और ट्राइब्स रहती थी। ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा जो था वो कुरैश ट्राइब था, जो श्राइन को कंट्रोल करता था, काबा, मक्का की।
ठीक है। और वही इकोनॉमिक लाइफ भी कंट्रोल करता था मक्का की, है ना। तो ठीक है। अब जब ट्रेड डेवलप होना शुरू होता है, किस वजह से? क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेड आने लग गया, है ना। जब ट्रेड आने लग गया तो लाइफ ऑब्वियसली बदलने लग जाएगी, यहाँ पे धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लग जाएगी, है ना। जो पहले लोग जो पहले लोग क्या करते थे, उतना वो नहीं थे आपके, डिपेंडेंट नहीं थे ट्रेड पे। तो अब लाइफ बदलेगी जब ट्रेड होगा, तो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपका सिटी डेवलप होने लग गई मक्का वगैरह में, है ना। तो उसके बाद फिर जब सिटी डेवलप होगी तो लोग पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, है ना। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। तो इसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का रिजल्ट निकल के आया बर्थ ऑफ इस्लाम। ठीक है, वहां पे इस्लाम का बर्थ होता है। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड कराया, वो मक्का में उनका जन्म होता है। कुरैश ट्राइब के ही थे वो। 570 एडी में उनका जन्म होता है, ठीक है ना। बचपन में उनके माता पिता चल बसे थे, तो उनके अंकल ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है। और वो एक बहुत ही रिच विडो थी खादीजा, उनके अंडर काम करते थे, लेकिन बाद में चल के वो उन्हीं से शादी कर लेते हैं। और देखो उस जमाने में पॉलीथिज्म था, है ना, मतलब बहुत सारे गॉड्स की पूजा होती थी। लेकिन बाद में प्रॉफिट ने क्या कहा, मोहम्मद ने क्या कहा कि नहीं, सिर्फ सिंगल गॉड है ना, मोनोथिज्म का प्रिंसिपल लाए वो। ठीक। अब वो जो थे ना यहाँ पे आपका मक्का में, ज्यादा लोगों को कन्वर्ट नहीं करा पा रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही अपनी वाइफ को ही कन्वर्ट कराया खदीजा में, लेकिन वो ज्यादा गेन नहीं कर पा रहे थे अपने जो थे लोगों को, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं नॉर्थ से। एक सिटी थी जिसका नाम था याथरीब, ठीक है। वो मोहम्मद को बुलाते हैं कि आप हमारे बीच में आए, हमारे लोकल राइवलरीज को सॉल्व करें, ठीक है। तो 622 में मोहम्मद जो थे वो माइग्रेट करके याथरीब जाते हैं, और इसी साल को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इस्लाम में, हिज्र बोलते हैं, ठीक है। और उस टाउन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मदीना नाम रख दिया गया, ठीक। और जब वो वहां पहुंचते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना गैदर करना चालू करते हैं फॉलोअर्स को, और एक पॉलिटिकल और रिलीजियस कम्युनिटी डेवलप करते हैं वहां पे, ठीक है। अब वो चाहते थे कि जो उनका फेथ है इस्लाम वो फैले, है ना, फॉलोअर्स बढ़े। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, एक तरीके से वो लोग रेड करते थे कुरैश के कारावास पे, ठीक है। और कई बार हारे, कई बार जीते, लेकिन फाइनली 630 में वो लोग मक्का भी इंटर कर जाते हैं। देखो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है बीच में, लेकिन आपको शॉर्ट में बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उतना ही जानिए। तो फाइनली 630 एडी में वो इंटर करते हैं मक्का, कुरैश को हरा करके। और न्यू फेथ को, जो कुरैश के लोग थे वो लोग भी अब सबमिट कर देते हैं अपने आप को, हार मान लेते हैं और अपना लेते हैं इस्लाम को, ठीक है। और काबा जो अब था वो मेन श्राइन बन जाता है इस्लाम का। अब जब मेन थे कुरैश जो सबसे पावरफुल थे, वही हार मान लिया, वो उन्होंने ही अपना लिया इस्लाम, तो बाकी सारी ट्राइब्स ने भी अपना लिया इस्लाम को, न्यू फेथ को। अब जो इस्लाम है ये सिंपल डॉक्ट्रिन है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू गॉड, ठीक है, एडेरेंस टू फेथ। और जो इसके फॉलोअर्स होते हैं उनको मुस्लिम्स कहते हैं, ठीक। इस्लाम क्या टीच करता है कि सिर्फ एक ही गॉड है, ठीक है। और प्रॉफिट मोहम्मद को ये लोग बिलीव करते हैं मुस्लिम्स की, वो लास्ट और ग्रेटेस्ट प्रॉफिट है, ठीक है ना। इनकी जो डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं ज्यूज और क्रिश्चियन से मिलती जुलती है, ठीक है। मुस्लिम्स बिलीव करते हैं डे ऑफ जजमेंट का। वो कहते हैं कि जजमेंट डे आएगा जिस दिन जो अच्छे लोग होंगे उनको तो मिलेगा क्या, उनको कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा, और बाकियों को नर्क मिलेगा, है ना। इनकी होली बुक्स कौन कौन सी है, कुरान है ना, जिसमें कि जो मोहम्मद बोला जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को जो भगवान ने संदेश दिया था वो है इसमें कंपाइल किया गया, ठीक। इस्लाम में ये भी बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को डेडिकेट करो
टुवर्ड्स मोरालिटी, कंपैशन, है ना। अ, कुछ सेट रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है, जैसे प्रेयर करना, फास्ट करना, है ना, चैरिटी करना, पिलग्रिमेज करना, कुरान का पाठ करना, है ना। कुरान के अलावा भी दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सुन्ना जो कि प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट करते थे, और हदीस, सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ये भी माना जाता है कि मुस्लिम्स को इन दोनों को भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, ठीक है। इस्लाम में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, जैसे हिंदुइज्म में है या किसी में भी है। हिंदुइज्म का एग्जांपल ले लूँ मैं, तो हमारे और भगवान के बीच में माना जाता है कि ब्राह्मण है ना, लेकिन उनके वहाँ पे माना जाता है कि भगवान और इंडिविजुअल के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो प्रिस्ट वगैरह है वो क्या है, सिर्फ एक रिलीजियस स्कॉलर है, जिनको अथॉरिटी दी गई है कि सिर्फ रिलीजन के बारे में वो कुछ बता सकते हैं किसी को, या फिर रिलीजियस लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं वो, ठीक है। और इस्लाम में सबको इक्वल माना जाता है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और इस्लाम की डॉक्ट्रिन्स जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी से कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक। अब हम बात करें सोसाइटी और कल्चर की, कि उस जमाने में मिडिवल पीरियड में कैसे था। तो अरब की जो फिलॉसफी है ना, वो ज़्यादातर ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों? क्योंकि आप देखो बहुत ही करीब है ना। देखो ये लोग यहाँ पे रहते थे, और ये क्या नाम है आपका, रोमन्स जो थे वो यहाँ आने जाने लग गए ट्रेड के कारण। अब वो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेक्शन होगा तो उन पे उनका असर भी आएगा, है ना। तो ग्रीक फिलॉसफी क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा रैशनल थे, है ना। और वो किसी भी चीज पे ऐसे ही बिलीव नहीं कर लेते थे, और बहुत रैशनली बिलीव करते थे चीजों को, है ना। और उसके अलावा उन्होंने नेचुरल साइंसेस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, है ना। वही असर हुआ अरेबियंस में भी, अरेबियंस ने भी बहुत ज़्यादा नेचुरल साइंसेस में क्या किए, एक्सपर्ट्स बने ये लोग भी, ठीक है। एक बहुत ही माना जाता है बंदा, इब्न सीना, ठीक है, जिसको वेस्ट में एविसीना बोलते हैं। उसने पता लगाया था कि टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और उसने बहुत सारे नर्वस एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। एक और है अल राजी, जिसको वेस्ट में बोला जाता है राजेश। वो बहुत ही ग्रेट फिजिशियन था, है ना। और उसने पता लगाया था कि मीजल्स और स्मॉल पॉक्स दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। फिर कुछ और भी अरब फिजिशियंस हुए बहुत माने हुए, जिन्होंने स्टोमक के कैंसर तक का पता लगाया था, पॉइजनिंग का एंटीडोट्स डिस्कवर किए थे, ठीक है। उस जमाने में आप देखो क्या होता था कि अरब में हॉस्पिटल्स होते थे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल, जैसे आज की डेट में होते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल, वैसे ही उस जमाने में भी अरब में हॉस्पिटल्स थे, ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है। लगभग लगभग 34 हॉस्पिटल थे उस जमाने में, जो कि इंपॉर्टेंट सिटीज में थे, पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट में। अब देखो पर्शियंस का जो अरेबियंस जो थे ना, एक तरफ इंडिया से भी जुड़े हुए थे, और एक तरफ वो ग्रीक से भी जुड़े हुए थे, है ना, और रोमन कल्चर से भी जुड़े हुए थे। तो वो दोनों तरफ से फायदा ले रहे थे, दोनों जगह की नॉलेज को। आप देखोगे अगर जब हिस्ट्रियोग्राफी पढ़ते हो, आप हिस्ट्री राइटिंग पढ़ते हो, तो आप देखोगे अरब के जो राजा थे और जो पर्शिया वर्षा के राजा थे, उन लोगों ने स्पेशली इंडिया भेजा अपने राजदूतों को कि जाओ इंडिया जाके पढ़ो, वहाँ की किताबें पढ़ो, और वो वहाँ की नॉलेज लेके आओ, ठीक है। तो इन लोगों पे बहुत सारा इंडियन भी असर है, अभी आप थोड़ी देर में और पढ़ोगे। अरब्स ने ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी बहुत एक्सेल किया, ठीक है। और इन्होंने केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरीज की, जैसे कार्बोनेट ऑफ सोडा इन्होंने बनाया, एलम, साल्टपेटर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये सब बनाया। यहाँ तक कि इन्होंने जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, ये सब भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया। फर्स्ट थे ये लोग डिस्क्राइब करने वाले। अब ये तीनों प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ा है चैप्टर 2 में, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन, ठीक। ऐसे ही मैथमेटिशियन भी ये लोग बहुत ग्रेट हुए, और इन लोगों ने जो ग्रीक्स की ज्योमेट्री थी उसको यूज किया, साथ में इंडिया का जो नंबर सिस्टम था उसको भी यूज किया, ठीक है। और आप ये देखो, हद तो ये है कि जो नंबर सिस्टम इन्होंने इंडिया से लिया, ठीक है, वो अरब न्यूमेरिकल्स कहलाने लग गए, क्योंकि यूरोपियंस जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ये वाले नंबर सिस्टम को, तो उनको ये नहीं पता था कि इन लोगों ने इंडिया से सीखा है, तो उसको अरब न्यूमेरल्स ही बोलते हैं ये, ठीक है। फिर इन्होंने
अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लिटरेचर की बात करें तो पोएट्री में भी ये लोग बहुत माने हुए थे। वन ऑफ द रूबियत एक पोएट है, पोयम है जिसको लिखा था उमर खय्यम ने, बहुत ही मानी हुई पोयम आज तक, है ना। वैसे ही आर्ट के फील्ड में भी ये लोग बहुत माने हुए थे। बाइजेंटाइन एम्पायर का स्टाइल यूज करते थे, पर्शियन स्टाइल भी यूज करते थे ये लोग। आर्किटेक्चर तो इनका माना हुआ था ही ना। आर्किटेक्चर आपको अरब आर्किटेक्चर किसमें दिखता है? मॉस्क में, पैलेसेस में, मदरसास में, है ना। जहाँ के आप डोम देखते हो, मीनार देखते हो, आर्क आर्क देखते हो। हम्म। तो आप ये सब चीजों से देख सकते हो कि वेस्ट बहुत पिछड़ा हुआ था जब अरब सिविलाइजेशन पीक पे थी अपने, है ना। अभी वहाँ पे रेनेसा का ही पीरियड आ रहा था जब ये लोग पहले से ही यहाँ ये सब चीजें कर चुके थे, वहाँ पे पूरा सिविलाइज्ड हो चुके थे। तो इनके कल्चर में कहीं ना कहीं बहुत सारी झलक मिलती है। इनका अपना कल्चर था, पर्शियन कल्चर, टर्किश, इंडियन, अफ्रीकन, हर इन लोगों ने इनका कल्चर इन्फ्लुएंस भी हुआ और इन्होंने इन्फ्लुएंस किया भी दूसरे कल्चर्स को काफी ज्यादा, ठीक। तो ये था पूरा अरेबियन सिविलाइजेशन के बारे में, मिडिवल पीरियड में, जो आपकी किताब में पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, आगे चल के आप पढ़ोगे वो चीज़ों को, बट आपकी बुक में इतना ही दे रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ मेंशन करें हमारे कमेंट में, हम ट्राई करेंगे कि हमारी जितनी नॉलेज है आपका डाउट को क्लियर करने की। और वीडियो को एक दो बार सुनो, टाइम है तो, है ना। और अगर टाइम मिलता है तो बुक भी पढ़ लो, बहुत जरूरी है बुक पढ़ना, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।